नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। आज हमारे पास क्लास 12th चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जिसके हम कंसेप्ट, क्वेश्चन और एक्सेप्शन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये मैंने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बनाया है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ेंगे और इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे, इस पीडीएफ को रिवाइज करेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखिए, उसके बाद इसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, उसके बाद डीपीपी सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए। तो ये जो पैटर्न है ये नीट वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट के कंसेप्ट आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आप ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व करोगे। तो बच्चों, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप हमारी वेबसाइट chemistrypage.in पर विजिट कर सकते हैं। कई सारे पीडीएफ फ्री में वहां पर अवेलेबल है। और रही बात ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की, तो हमने एक केमिस्ट्री का एक ऐप बना रखा है। उस ऐप में कई सारे टाइप की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जैसे सिंगल चैप्टर है, कंबाइंड चैप्टर है, फुल लेंथ चैप्टर है। तो वहां से आप अपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें यह पढ़ा जाता है कि किसी केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और उसका कैसे यूज किया जाता है। तो कई सारे केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसका हम यूज करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर बैटरीज लगी होती है। तो वो जो बैटरीज है उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उस केमिकल डिवाइस को रन करती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल से। उसके अंदर कौन कौन से केमिकल होते हैं, किस तरह की रिएक्शन होती है और किस तरह केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो बच्चों, हमारे पास दो तरह के बीकर है। तो इन दो बीकर में एक खास तरह का सोल्यूशन भरा होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर सोल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट, और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर सोल्यूशन होता है जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक की रॉड डाली जाती है और कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर की रॉड डाली जाती है। इन दोनों रॉड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है और बीच में एक वोल्टामीटर लगा दिया जाता है। इन दोनों बीकर को दूसरी साइड से सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया जाता है। सॉल्ट ब्रिज एक तरह की यू आकार की ट्यूब होती है। जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट में डाला जाता है, तो यहां से जिंक मेटल जिंक आयन में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो यहां से जिंक मेटल इधर आने लगता है, इस तरह से सॉल्यूशन में आने लगता है। इसके अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो जिस इलेक्ट्रोड के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसको हम बोलेंगे एनोड। तो यहां पर जिंक का इलेक्ट्रोड एक एनोड की तरह काम कर रहा है। अगर मैं कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करूं तो यहां पर सॉल्यूशन से कॉपर आयन इस रॉड पर लगने शुरू हो जाएंगे। तो जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। तो इस इलेक्ट्रोड को हमने नाम दिया कैथोड। एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड, दूसरा इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। कैथोड पॉजिटिव चार्ज का होता है, एनोड नेगेटिव चार्ज का होता है। तो बच्चों, इसके अंदर जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप ही जिंक सॉलिड जिंक आयन में कन्वर्ट होगा और कॉपर आयन कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। दीज आर स्पॉन्टेनियस। ठीक। अब क्या होता है बच्चों कि जो जिंक रॉड है वो नेगेटिव चार्ज से भरी होती है, यानी दे कंटेन इलेक्ट्रॉन, और जो कॉपर रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज से भरी होती है। तो यहां से इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से और कैथोड की तरफ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के जाने से एक करंट डेवलप होता है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। अब यहां पर जो सॉल्ट ब्रिज है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। तो इस सेल का एक पोटेंशियल होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो इस सेल का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट। अभी हम देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट क्यों आया है और कैसे आया है। तो बच्चों, यहां पर जो कॉपर सल्फेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को रखा जाता है 1 मोलर और जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन को भी 1 मोलर रखा जाता है। और यहां पर जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू होती है 298 केल्विन।
यानी ये सारी कंडीशन स्टैंडर्ड की फॉर्म में होती है, इसीलिए इसका जो पोटेंशियल निकल के आता है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहां पर रिएक्शन देखें तो बच्चों जिंक सॉलिड जो है जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर आयन कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो बच्चों यहां पर कॉपर का हो रहा है रिडक्शन और जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन होता है और जो कैथोड है उस पर रिडक्शन होता है। तो जो जिंक का पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है और जो कॉपर का पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। तो कॉपर जो है पॉजिटिव है, तो कॉपर का पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा, जबकि जिंक का पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। क्लियर? तो थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये जो मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं ये इसी पर बेस्ड है। अब एक क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैल्वेनिक सेल इज इनकरेक्ट। तो पहला है एनोड इज पॉजिटिव, ये बच्चों गलत स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एनोड जिंक को बोलते हैं और जिंक नेगेटिव होता है। दूसरा, ऑक्सीडेशन अकर एट इलेक्ट्रोड विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, यस, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है। और तीसरा, कैथोड इज पॉजिटिव, कैथोड पॉजिटिव होता है। और चौथा, रिडक्शन अकर एट कैथोड, ये भी ठीक है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों अब डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज ऑन सेल। तो यहां पर 3 कंडीशन में हम लोग ये समझेंगे कि एक्सटर्नल वोल्टेज को कम या ज्यादा करने से सेल रिएक्शन में क्या फर्क पड़ता है। तो पहले हम कंडीशन नंबर 1 पर डिस्कस करेंगे। एक डायग्राम आपके सामने है। तो कंडीशन नंबर 1 ये है कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो इक्वल होती है सेल पोटेंशियल के, यानी एक्सटर्नल वोल्टेज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। तो बच्चों जब हम 1.1 वोल्ट का करंट ऊपर से प्रोवाइड करते हैं तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, एक तरफ ऑक्सीडेशन दूसरी तरफ रिडक्शन, तो वो पूरी की पूरी तरह स्टॉप हो जाती है। तो पहली कंडीशन, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट एंड नो केमिकल रिएक्शन अकर, अगर दोनों वोल्टेज इक्वल होते हैं तो। दूसरी कंडीशन, इन केस अगर एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा होता है सेल वोल्टेज के या सेल वोल्ट के, तो बच्चों यहां पर क्या होगा, सारी चीजें रिवर्स डायरेक्शन में होंगी, यानी अपोजिट हो जाएंगी। तो अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कॉपर से और जिंक की तरफ होगा, तो कॉपर हो जाएगा नेगेटिव और जिंक हो जाएगा पॉजिटिव। तो जिंक बन जाएगा कैथोड और कॉपर बन जाएगा एनोड। तो कॉपर पर होगा ऑक्सीडेशन और जिंक पर होगा रिडक्शन। तो सब चीजें अपोजिट हो जाएंगी। जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर से जिंक की तरफ होगा तो करंट का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होगा। तो जिंक पर जो है रिडक्शन होगा और कॉपर पर ऑक्सीडेशन होगा। कॉपर पतला होने लगेगा और जिंक मोटा होने लगेगा, यानी रिवर्स कर देना चीजों अगर एक्सटर्नल वोल्टेज सेल वोल्ट से ज्यादा हो तो। तीसरी कंडीशन, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज सेल वोल्ट से कम हो, 1.1 वोल्ट से कम होता है, तो जैसा पहले चल रहा था वैसा ही होगा, यानी जिंक पर ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक एनोड होगा और कॉपर पर रिडक्शन होगा, कॉपर कैथोड बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे और करंट कॉपर से जिंक की तरफ, यानी जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चलेगा अगर एक्सटर्नल वोल्टेज कम होती है सेल वोल्टेज के। अब बात करते हैं गैल्वेनिक सेल। काफी कुछ आपने गैल्वेनिक सेल में पढ़ लिया है। तो गैल्वेनिक सेल वो डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो केमिकल एनर्जी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है दूसरी तरफ रिडक्शन होता है। तो कई सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, मोटर्स हैं जो इन बैटरीज और सेल के थ्रू चलाई जाती है। तो बच्चों जो डैनियल सेल है उसमें हम 2 चीजों का यूज करते हैं, जिंक सल्फेट एंड जिंक रॉड, और दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर रॉड। तो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक जो है जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉपर का रिडक्शन होता है तो कॉपर 2+ से कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो मोटा होने लगता है
और जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो पतला होने लगता है। तो हम दो बीकर की रिएक्शन को अलग अलग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कॉपर जो है रिड्यूस होगा और जिंक जो है ऑक्सीडाइज होगा। तो हम जो है कॉपर के इलेक्ट्रोड को हम बोल सकते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन कॉपर में हो रही है और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जिंक में हो रही है। यानी ओवरऑल रिएक्शन को हम दो रिएक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऊपर मैंने काफी चीजें आपको बता दी थी कि कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, करंट का फ्लो किस तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा, पॉजिटिव कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा, एटसेट्रा। ठीक है, अब इसमें हम दो तीन चीजें और थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक चीज मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो बच्चों जब किसी मेटल की रॉड को हम उसके सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, जैसे यहां पर जिंक की रॉड को मैंने जिंक सल्फेट के अंदर डाल दिया, तो यहां पर जो जिंक की टेंडेंसी है वो ये है कि जिंक इस सॉलिड की फॉर्म से और सॉल्यूशन में आने लगता है। यानी जिंक सॉलिड से और जिंक 2+ में कन्वर्ट होने लगता है, ये स्पॉन्टेनियस होता है। तो जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, जो जिंक की रॉड है वो नेगेटिव होने लगती है और जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव होने लगता है। तो अब जिंक की रॉड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव इस तरह से एक इंटरफेस बनाते हैं तो जिंक पर या इलेक्ट्रोड पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। इसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मैं कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में डालूं तो यहां पर टेंडेंसी क्या होगी कि कॉपर आयन कॉपर की रॉड पर डिपॉजिट होने लगेंगे, तो कॉपर की रॉड पॉजिटिव हो जाएगी और जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर सल्फेट आयन रहेंगे। तो यहां पर जो इंटरफेस बनेगी पॉजिटिव और नेगेटिव की, उस पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। इसी पोटेंशियल को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जिंक के केस में ये नेगेटिव होगा और कॉपर के केस में ये पॉजिटिव होता है। तो आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चों जब ये सारी कंडीशन एक फिक्स टेम्परेचर और एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन पर होती है तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो फिक्स कॉन्सेंट्रेशन होती है 1 मोलर, जो आपने जिंक सल्फेट लिया या कॉपर सल्फेट लिया 1 मोलर लेना पड़ेगा, और जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन रखना पड़ेगा। तो 1 मोलर और 298 केल्विन पर जो भी पोटेंशियल वहां पर क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग उसको हम हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं। यानी चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, हमेशा किस में लिखा जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल में रिडक्शन होता है लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में उल्टा हो जाता है। अब जैसा यहां पर जो गैल्वेनिक सेल है उसमें दो तरह की रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, तो कॉपर में रिडक्शन हो रहा है तो उसका पोटेंशियल एज सच हम लिखते हैं जैसा वो होता है 0.34 वोल्ट पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक का जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0.76 वोल्ट नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव है ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जब आप दो बीकर को या दो हाफ सेल को आपस में कनेक्ट करते हो, एक हाफ सेल जिसमें रिडक्शन हो रहा है और दूसरा हाफ सेल जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे हमने ऊपर गैल्वेनिक सेल में देखा था, आपने जिंक को और कॉपर को आपस में कनेक्ट कर दिया तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। तो बच्चों अगर हम सेल पोटेंशियल निकालना चाहे तो ये होता है 0.34 माइनस 0.76, तो ये आता है प्लस 1.1 वोल्ट। तो ये जो 1.1 वोल्ट ऊपर आपने देखा वो जिंक और कॉपर का सेल पोटेंशियल है। तो सेल पोटेंशियल मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू हाफ सेल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल। अच्छा, अब एक और टर्म्स आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम बोलते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ भी एक तरह का सेल पोटेंशियल है जब कोई भी एक्सटर्नल करंट उस सेल में अप्लाई नहीं होता है। तो अब देखो बच्चों, जब आप किसी सेल का सेल पोटेंशियल निकालते हैं तो उसको किस तरह से लिखते हैं, देखो ई सेल इक्वल टू, तो ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ओनली ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
तो अगर आप ऊपर 0 लगा दे तो इसका मतलब वो स्टैंडर्डाइज आपने कर लिया है। ठीक, तो अगर मुझे सेल पोटेंशियल निकालना होता तो हम लिखेंगे ई सेल इक्वल टू, अब जिस पर रिडक्शन हो रहा है उसको पहले लिखते हैं, यानी राइट वाले को पहले लिखते हैं और लेफ्ट वाले को बाद में लिखते हैं। तो जैसा हमने ऊपर कॉपर के केस में देखा था, तो राइट हो रहा है 0.34 माइनस और माइनस 0.76, तो बच्चों ये निकल के आता है 1.1। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। अब एक क्वेश्चन यहां पर हम लगाते हैं, देखिए यहां पर एक गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन दे रखी है जिसमें एक जिंक का इलेक्ट्रोड है और दूसरा एजी का इलेक्ट्रोड है। तो यहां पर पूछा है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज अ नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी जो क्या होता है, एनोड होता है। तो यहां पर एनोड कौन है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, तो आंसर हो गया जिंक। दूसरा, द कैरीज ऑफ द करंट इन द सेल। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो करंट कैथोड से एनोड की तरफ होता है। तो कैथोड हमारे पास कौन सा है, एजी, और एनोड कौन सा है, जिंक, तो करंट इस तरह होगा। तीसरा, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ की बात करूं, ऑक्सीडेशन हाफ की बात करूं तो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या होगा, जिंक सॉलिड कन्वर्ट इनटू जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अच्छा, अब अगर रिडक्शन हाफ की बात करूं तो रिडक्शन किसका हो रहा है, एजी का हो रहा है ना, तो 2 Ag प्लस ये एक्वस है और यहां हो जाएगा 2 Ag सॉलिड। अच्छा, ये एक्वस होगा, जहां पर प्लस लिखे वहां पर एक्वस होगा। तो ये हमने 2 इंडिविजुअल हाफ रिएक्शन लिख दी है। अब बात करते हैं सेल रिएक्शन। तो जो ऊपर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को लिखा था, यानी ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को आप मिला दो तो जो रिएक्शन बनेगी वो सेल रिएक्शन होगी। जैसे देखो, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, ये रहा, और एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारी पूरी ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी। तो ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। तो यहां पर जो कॉपर है वो एज ए एनोड काम कर रहा है और सिल्वर है एज ए कैथोड काम कर रहा है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का भी कई तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं किसी सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करूं तो ऐसा लिखा जाता है, मेटल और उसका सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन और मेटल, यानी ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन। तो मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच में एक वर्टिकल लाइन होती है और 2 सेल रिएक्शन के बीच में 2 वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है बच्चों। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी राइट वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो राइट वाला इस समय कौन सा है, एजी वाला, और लेफ्ट वाला कौन सा है, सीयू वाला। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं, हमेशा 2 इलेक्ट्रोड के डिफरेंस को मेजर किया जाता है। तो अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना होता है तो उसको रेफरेंस के साथ कंपेयर किया जाता है, यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर किया जाता है। तो यहां पर जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्टकट में बोलते हैं SHE। तो इस रेफरेंस को किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ आप कंपेयर करो, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मालूम चल जाएगा। तो अब ये होता क्या है, तो एक डायग्राम से आपको समझा दो। इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि एक पी कर लो, उसके अंदर एक सॉल्यूशन होगा और एक इलेक्ट्रोड होगा, यही है। तो अगर मैं SHE की बात करूं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करूं, तो एक जो बीकर है उसके अंदर जो है HCl भरा होता है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 1 मोलर। अब इस पर जो एक इलेक्ट्रोड लगा होता है वो इलेक्ट्रोड होता है प्लेटिनम का, प्लेटिनम वायर होती है। और बच्चों प्लेटिनम की खास बात यह है, ये न तो ऑक्सीडाइज होता है न तो रिड्यूस होता है, ये केवल सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इतना ध्यान रखना। तो ऐसे इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, और ऐसे इलेक्ट्रोड 2 ही हो सकते हैं, या तो गोल्ड का इलेक्ट्रोड होगा या तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होगा। तो ये सेल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, केवल सरफेस प्रोवाइड करते हैं सेल रिएक्शन के लिए। क्लियर। अच्छा, अब यहां पर जो है H2 गैस प्रेशराइज्ड की जाती है एट 1 बार, 1 बार पे H2 गैस प्रेशराइज की जाती है। अब जो ये H2 गैस है ना, वो यहां पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती है,
यानी वो रिड्यूस भी हो सकती है और ऑक्सीडाइज भी हो सकती है। तो रिडक्शन भी पॉसिबल है और ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है। यही इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की खास बात है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो Pt सॉलिड, H2 गैस और H प्लस यानी एक्वस। तो यहां पर जो ओवरऑल रिएक्शन होती है यानी इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है, वो जो H प्लस है वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी कर सकता है। तो यानी रिडक्शन भी पॉसिबल है एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, यहां पर हमने सारी चीजें स्टैंडर्ड कर ली है। तो इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो अगर आप किसी के साथ भी कंपेयर करेंगे तो वो उस इलेक्ट्रोड की वैल्यू आएगी जिसके साथ आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि खुद तो 0 है। तो हमें उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आराम से मालूम चल जाएगा। अब देखो, तो अगर हमें किसी और इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है जिंक, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक बीकर लूंगा, बीकर के अंदर जिंक की रॉड डालेंगे और इस रॉड को हम कनेक्ट कर देंगे इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रॉड से। तो जिंक का जो काम होता है उसमें क्या होता है, जिंक जो है जिंक प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है और खुद ये पूरा माइनस हो जाता है। तो बच्चों जब ये माइनस होगा तो ये बगल वाला प्लस हो जाएगा, यानी अगर इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के अंदर रिडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहां आएगा और करंट का फ्लो इधर से इधर जाएगा। अब मुझे यहां पर जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना है, तो ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है बच्चों, तो ई राइट कितना है, 0 है, और ई लेफ्ट कितना है, 0.76। तो बच्चों यहां पर आंसर होगा 0.76। तो आराम से हम जो है ये पता लगा सकते हैं कि बगल वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। वहीं अगर मैं कॉपर की बात करूं तो सेकंड कंडीशन में एक बीकर लो, उसके अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड डालो, और कॉपर की जो खास बात है उसमें क्या होता है, कॉपर आयन कॉपर पर चिपकने लगते हैं, तो कॉपर पॉजिटिव होने लगता है। तो जब हम इसको इससे कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है इस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से और कॉपर की तरफ जाएंगे, तो करंट जो वापस उल्टे डायरेक्शन में आएगा। ठीक, तो इस समय जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन की काम करेगा और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो रिडक्शन की काम करेगा। तो अगेन मैं ई सेल इक्वल टू ई राइट और ई लेफ्ट करता हूं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.34। तो बच्चों जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करोगे तो दो ही टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉसिबल है, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग क्या है ये हम आगे समझेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन लगा लेते हैं इसी से, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 0 बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज 0, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहां पर कुछ रिएक्शन दी है जिसमें से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं किसी सेल का। तो ई नॉट इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ई राइट माइनस 0 इक्वल टू ई राइट, तो जो भी होगा ई राइट का आ जाएगा, तो ई लेफ्ट का भी ऐसे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो अगर मुझे सेल को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे कर सकते हैं हम, Pt सॉलिड, H2 गैस 1 बार, H प्लस एक्वस 1 मोलर, और फिर दो हाफ सेल के बीच में डबल लाइन, फिर Cu2 प्लस 1 मोलर एंड C। और अगर मुझे Zn को रिप्रेजेंट करना है तो Zn को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Pt को ऐसा लिखो और Zn प्लस पहले आएगा और Zn बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो कॉपर पर जो है रिडक्शन होता है और Zn पर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पर जो है Zn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया माइनस 0.76 और कॉपर का आया प्लस 0.34। ये पोटेंशियल आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कई बार इनकी जरूरत पड़ती है। तो अब बच्चों नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.00 वोल्ट और इसके ऊपर आएगी पॉजिटिव वैल्यू 0.34 और इसके नीचे आएगी नेगेटिव वैल्यू माइनस 0.76। तो बच्चों जितनी वैल्यू पॉजिटिव होगी उसका मतलब ये रहा कि जो कॉपर +2 है वो इजिली रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू H प्लस। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं कौन जल्दी रिड्यूस होगा, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो वो कॉपर 2+ है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी इसका मतलब वो उतना अच्छी तरह से रिड्यूस हो पाएगा और वो उतना बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बच्चों नेगेटिव वैल्यू का मतलब हुआ एक तरफ आपके पास H+ है और दूसरी तरफ आपके पास Zn 2+ है। तो इन दोनों में कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, H+।
तो H+ जल्दी रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू Zn++। तो इसका मतलब ये हुआ कि Zn जो है HCl में से H को आसानी से रिप्लेस कर देगा। तो Zn का होता है ऑक्सीडेशन और H+ का होता है रिडक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती जाएगी उतना डिफिकल्ट रिडक्शन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बस। तो अभी मैं आपको एक टेबल से बताऊंगा कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन बुरा है। तो बच्चों यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि अगर हम कॉपर को HCl में डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो कॉपर कभी भी HCl में डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कॉपर HCl में से H+ आयन को रिलीज नहीं कर पाता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें तो आराम से नाइट्रिक एसिड कॉपर को कॉपर 2+ में कन्वर्ट कर देगा। इसका रीजन है नाइट्रेट आयन, नॉट H+ आयन। तो इसलिए नाइट्रिक एसिड और HCl का बिहेवियर कॉपर के लिए थोड़ा सा अलग अलग होता है। क्लियर हो गया? अब देखो बच्चों, ये वाली रिएक्शन आपको मालूम है, दो हाफ रिएक्शन है Zn की और कॉपर की। तो कॉपर राइट हैंड साइड होगा, Zn लेफ्ट हैंड साइड होगा। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है यूनिटी है, यानी 1 मोलर है। तो जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है, टेम्परेचर 298 केल्विन रखा जाता है, तो जो भी पोटेंशियल वहां पर क्रिएट होता है इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो वो इस सेल के लिए कितना होगा? 1.10 वोल्ट, जैसे मैंने आपको ऊपर कैलकुलेट करके बता ही दिया था। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर हमने नॉट लगा दिया, तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल बी 0.00 वोल्ट। और अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर के लिए ये रहेगा प्लस 0.34 वोल्ट। और अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक के लिए ये रहने वाला है माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है भाई। तो अब इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो कॉपर है वो कॉपर प्लस से और कॉपर में, यहां देखिए कॉपर 2+ से और कॉपर सॉलिड में इजिली रिड्यूस हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती जाएगी इसका मतलब उसका रिडक्शन उतना इजिली होगा। तो जिसका रिडक्शन जितना इजिली होता है वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो एक ही कंक्लूजन है, मोर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों यहां पर जो फ्लोरीन की वैल्यू है ना वो सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मामले में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लोरीन गैस है वो इलेक्ट्रॉन को इजिली एक्सेप्ट करके फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका मतलब फ्लोरीन गैस इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो सबसे बुरा वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब बात करते हैं लिथियम की। तो लिथियम जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मामले में सबसे ज्यादा नेगेटिव है। तो लिथियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम को लिथियम प्लस से लिथियम बनने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होगी, यानी ये इजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, मोर डिफिकल्ट टू रिड्यूस। तो जो ऐसे एजेंट होते हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट विल बी। क्लियर? बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी मतलब वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब इट्स बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो जितने भी मेटल है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और जितने भी नॉन मेटल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इन टेबल में सबके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रखे गए। स्टैंडर्ड मतलब कि कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी और टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। तो जो भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और बच्चों सारे जो फॉर्म है वो रिड्यूस फॉर्म है ना, मतलब ये अपनी नॉर्मल फॉर्म से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल को हम इसको बोलेंगे। तो यहां पर फ्लोरीन आपको दिख रहा है, तो फ्लोरीन की वैल्यू मैक्सिमम है, वो भी पॉजिटिव में। तो फ्लोरीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जितनी वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी उतना बेटर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता जाएगा। यहां पर कहीं आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 0 है। ठीक, अब नीचे आओ नेगेटिव।
तो लिथियम सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करता है, या लिथियम जो है सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलिए बच्चों अब डिस्कस करते हैं नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन वो इक्वेशन है जो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में किसी सेल के सेल पोटेंशियल को या किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के काम आती है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में। जबकि आपने ऊपर पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन, तो स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होती है 1 मोलर और टेम्परेचर फिक्स होता है। लेकिन यहां पर हम नस्ट इक्वेशन की मदद से किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है जो रिड्यूस होके इस तरह से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो नस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसके लिए, देखो यहां पर मैं लिखता हूं E इक्वल टू, अब E मतलब इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बाद है E नॉट, E नॉट मतलब इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन, माइनस RT बाई NF LN, और आप ऊपर लिखोगे, अब लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नीचे। इक्वेशन निकल के आती है वो इस तरह आ जाएगी, है ना। तो प्रोडक्ट इस समय क्या है बच्चों, सॉलिड के फॉर्म में। तो जब कोई प्रोडक्ट सॉलिड के फॉर्म में होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम यूनिटी मानते हैं, यानी 1 मानते हैं। तो ऊपर 1 लिख दिया और इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दी होगी, तो ये आपने नीचे इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख दी। ठीक, तो यहां पर जो E है वो इस कॉन्सेंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, E नॉट यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ये आपको दिया होगा। R यहां पर गैस कांस्टेंट है, T यहां पर टेम्परेचर है केल्विन में, F यहां पर फैराडे कांस्टेंट है, ये भी दिया होगा। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो यहां पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी N। तो ये नस्ट इक्वेशन की मदद से आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। क्लियर। तो आगे जाके नस्ट इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है जिसके थ्रू आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन है, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट? नो, क्योंकि जिंक पॉट में अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखेंगे तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से, तो कॉपर तो बचेगा ही नहीं, तो रखने का क्या फायदा। दूसरा, कंसल्ट द टेबल ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट 3 सब्सटेंस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन अंडर सुटेबल कंडीशन। तो यहां पर है आयरन 2+ और ये बन रहा है आयरन सॉलिड। तो बच्चों आयरन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है, तो जो इससे ज्यादा पॉजिटिव होगा वो इसको आसानी से ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ज्यादा पोटेंशियल पॉजिटिव किसका होता है, एक होता है फ्लोरीन का, दूसरा होता है ब्रोमीन का और तीसरा होता है क्लोरीन का। यानी जो हैलोजन होते हैं वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां पर कुछ एलिमेंट के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हैं और आपको इनको इनकी रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जितना नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा दिख रहा है बच्चों, यहां पर आपको 2.93 K, तो K सबसे ज्यादा। उसके बाद उससे कम है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम उससे कम। उसके बाद नेगेटिव कौन सा है, ये वाला है क्रोमियम, क्रोमियम उससे कम। और उसके बाद है देखो नेगेटिव कौन सा है 79, क्योंकि पॉजिटिव बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग पावर कम होगी, तो तब है Hg और लास्ट में आएगा बच्चों Ag। तो ये टेबल मैंने आपको समझाई दी है, इस टेबल में क्या क्या लिखा है। और एक और क्वेश्चन करते हैं इस टेबल से, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। ठीक, तो Al, Cu, Fe, Mg और जिंक है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, तो बच्चों जिसका पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो कम नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले मेटल को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। तो आप शुरुआत कीजिए, देखो यहां से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यहां पर Mg का नेगेटिव, तो Mg रिप्लेस कर देगा सबको, तो Mg ज्यादा हो गया। ठीक, अब Mg के बाद आता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, तो Mg एल्यूमिनियम को कर देगा, लेकिन एल्यूमिनियम Mg को नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम के बाद आता है जिंक, तो तीसरे नंबर अब आ गया जिंक।
उसके बाद आ गया जिंक के बाद होता है बच्चों आयरन, तो यहां पर हो गया आयरन, और आयरन के बाद क्या बचा, कॉपर। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। तो अब हम दोबारा से नस्ट इक्वेशन की तरफ आते हैं। नस्ट इक्वेशन फॉर ए सेल। तो हमारे पास एक सेल है जिसमें हमने Zn और कॉपर को आपस में मिलाया है। तो ऊपर मैंने ये आपको बता ही रखा था कि हमें जिंक सल्फेट Zn और कॉपर सल्फेट में कॉपर इलेक्ट्रोड डाला, तो इस तरह की उसकी एक सेल रिएक्शन होती है। तो इसके लिए अगर मुझे नस्ट इक्वेशन लिखनी है तो कैसा लिखेंगे, तो देखो बच्चों, यहां पर कैथोड और एनोड के लिए हमने अलग अलग नस्ट इक्वेशन लिखी है। कैथोड के लिए नस्ट इक्वेशन होगी E इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई 2f। 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है ln, और यहां पर 1 बाई कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन। 1 क्या है, ये कॉपर सॉलिड है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होती है। तो एनोड के लिए क्या होगा, E जिंक इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई 2f ln 1 बाय जिंक की कॉन्सेंट्रेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम बच्चों मिला दें तो एक पूरी ओवरऑल रिएक्शन निकल के आती है। देखो आपको ये ध्यान रखना है बस, ये वाली E सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई 2f ln जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन आपको दी होगी और आप इस इक्वेशन से सेल पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर। क्लियर? अच्छा, कई बार जो है इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा जाता है, क्योंकि इन सबकी वैल्यू फिक्स होती है, इतनी 2 चेंज होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग की फॉर्म में अगर लिखना जाए तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन, और एन की वैल्यू यहां पर 2 है। लॉग, इस इक्वेशन से आप किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकाल सकते हो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में। तो ये 2 चीजें आपको दी होगी बस। तो यहां पर जो आर है, जो टी है और जो एफ है वो फिक्स होता है। तो उन फिक्स को हमने, उन वैल्यूज को हमने जो है सॉल्व करके इतनी वैल्यू ला गए हैं 0.059। तो ये आपको याद रखना है। तो किसी भी चीज के लिए आप नस्ट इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज आपके सामने कोई रिएक्शन है जहां पर ए प्लस बी, इतने मोल और इतने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, सी और डी बन रहा है। तो बच्चों इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ ln प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। बस, तो हमेशा ध्यान रखना प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर रखनी है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नीचे रखनी है। तो 2 रिएक्टेंट में से एक तो सॉलिड होगा तो एक ही कॉन्सेंट्रेशन होगी, और 2 प्रोडक्ट में से एक सॉलिड होगा उसकी एक ही कॉन्सेंट्रेशन होगी, जैसे हमने ऊपर जिंक और कॉपर के केस में देखा था। क्लियर? अब बात करते हैं नस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। तो हमारे पास एक डैनियल सेल की रिएक्शन है जिसमें जिंक और कॉपर का यूज हो रहा है। तो यहां पर एक सेल रिएक्शन है, तो इसमें इस रिएक्शन से आपको यह पता चल रहा है कि जैसे जैसे टाइम निकल रहा है कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, क्योंकि कॉपर 2+ कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है क्योंकि जिंक सॉलिड से जिंक 2+ में जा रहा है। तो जिंक की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी और कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। लेकिन बच्चों एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के बीच एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो न तो किसी का ऑक्सीडेशन होगा, न तो किसी पर रिडक्शन होगा, तो करंट का फ्लो भी नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं होगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन के लिए अगर हमें नस्ट इक्वेशन लिखनी है तो कैसा होगा, देखो नस्ट इक्वेशन होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, इसको ऐसा भी लिखा 2.303 आर टी बाई 2f लॉग। अब जो ई सेल है वो तो 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू ई सेल माइनस ये पूरा लिखा आपने और इसको इधर ले आया, तो ई सेल इक्वल टू ये पॉजिटिव हो जाएगा 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग। तो यहां पर जो लॉग ये वाली है इसको आप लिख सकते हैं के सी। तो दोनों के लिए के सी लिखोगे तो बच्चों अब जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी, देखो ई सेल नॉट इक्वल टू, अब देखो इस पूरे को आपने क्या बना दिया, ये बना दिया 0.059 बाई एन, एन कितना है 2, तो यहां लिखा लॉग के सी। तो बच्चों ये होता है 1.1 वोल्ट। ई सेल क्या होता है 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है। तो लॉग के सी बराबर 2 इंटू ई नॉट सेल बाई 0.059 इक्वल टू 37.288। जब आपको ई सेल मालूम है तो वैल्यू भी मालूम हो जाएगी,
और बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि log Kc बराबर इतना है तो इसका एंटी लॉग निकालना पड़ता, तब Kc की वैल्यू आती है Kc इक्वल टू एंटी लॉग 37.288, तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो आपको लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू दी होगी, या रिएक्शन इतनी सिंपल होगी कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह भी इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर ये वाली रिएक्शन है, ये वाली देखो, ई सेल नॉट इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग Kc। तो अगर मैं log Kc की वैल्यू देखूं तो n इंटू ई नॉट सेल बाई 0.059, ये ध्यान रखना है आपको बस। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल टाइप का, जो कि नस्ट इक्वेशन पर बेस्ड है। तो यहां पर एक सेल रिएक्शन दे रखी है और इस सेल रिएक्शन का आपको ईएमएफ मालूम करना है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी दे रखा है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? अब देखिए बच्चों, ये आपको दे रखा है 1.05 और n निकालना है आपको। तो n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो सबसे पहले मैं log को सॉल्व करता हूं। देखो लास्ट वाले हिस्से को log, तो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ Ag है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ निकल की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो 1 हो जाएगी। तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, केवल मैं इस कॉन्सेंट्रेशन को लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा बच्चों 0.16। क्लियर? और उसके बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है ये, लेकिन इसके आगे 2 लगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.002 और इसका स्क्वायर। ठीक, अब फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों log 4 इंटू 10 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करने से बच्चों ये हो जाएगा 4 प्लस log 4। अच्छा, log 4 की वैल्यू होती है 4 प्लस 0.6021, तो ये निकल के आ जाएगा 4.6021, इतना हो जाएगा। तो अब वैल्यूज को फॉर्मूले में पुटअप कीजिए। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है? 1.05 माइनस 0.059 इंटू 4.6021 बाई 2। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 1.05 माइनस 0.14 इक्वल टू 0.91 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहां पर हम एक इक्वेशन देखेंगे कि सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, हम सीधे एक इक्वेशन पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में ये रिलेशनशिप होता है, डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। तो यहां पर जो डेल्टा आर जी है वो गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ का मतलब होता है फैराडे कांस्टेंट, और ई सेल का मतलब होता है उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे आपको ई सेल दिया होगा, एन आपको निकालना है, तो जी आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि यहां पर सिस्टम से काम लिया जा रहा है। तो जब सिस्टम से काम लिया जाता है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, तो इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। तो यहां पर मैं एक रिएक्शन आपको बता रहा हूं, तो उस रिएक्शन के माध्यम से आपको गिब्स फ्री एनर्जी कैसे मालूम करनी है। देखो यहां पर आपको Zn और कॉपर का एक सेल बनाया गया है, तो यहां पर Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिएक्शन हो रहा है, तो इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी? डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस 2। क्यों? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, और ई सेल। तो बच्चों ई सेल की वैल्यू आपको दी होगी, तो आराम से आप डेल्टा आर जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये बस एन की वैल्यू पता करनी है। अच्छा, अब मान लिया जाए कि यहाँ पर जो ई सेल है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो यहाँ पर जो डेल्टा जी भी होगा वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में हो जाएगा। तो अगर आप इसके ऊपर नॉट लगा दो तो वो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बन जाता है। तो अब इस इक्वेशन को हम
एक और टाइप से लिख सकते हैं, देखो डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो यहां पर आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, और के क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड। तो यहां पर पूछा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा आर जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी ऑफ द सेल रिएक्शन। तो ये एक सेल रिएक्शन है और इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमें मालूम है, टेम्परेचर भी मालूम है। तो सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो यहां पर हो जाएगा माइनस एन, एन में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहां पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो एन इक्वल टू हो जाएगा 2। तो 2 इंटू फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 इंटू ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.236। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा -45.55 किलो जूल पर मोल। तो बच्चों यहाँ पर एक इक्वेशन है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं, लेकिन इसमें एल एन है, तो मैं अब लॉग की फॉर्म में इसको लिखता हूं। देखो, तो डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी। तो यहां पर लॉग के सी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा आर जी नॉट बाई 2.303 आर टी। तो डेल्टा जी हमें कितना दे रखा है, -45.55 बाई 2.303 इंटू आर की वैल्यू वहां पर ऑलरेडी दी होगी। तो बच्चों आर की वैल्यू मैं यहां पर लिख रहा हूं 8.34 इंटू 10 की पावर -3, और टी कितना है, टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा, इधर लिखता हूं मैं, देखो लॉग के सी इक्वल टू 7.98। तो यहां पर के सी इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग किस वैल्यू का, 7.98। तो बच्चों ये जो 7 है ना, ये सीधे पावर 10 की पावर में आ जाएगा। तो के सी इक्वल टू हो जाएगा 9.6 इंटू 10 की पावर 7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये जो 7 है ना, ये 10 की पावर में ऊपर चला गया। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो जैसे NaCl, तो वो अपनी मोल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और उसका रीजन है इसके अंदर डेवलप होने वाले आयंस। तो अगर आयन बनेंगे तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज नहीं प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इस कंसेप्ट में आपको कई सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे, उनकी डेफिनेशन देखने को मिलेंगी, और उनसे रिलेटेड फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो, इसी क्रम में हमारे पास पहला है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस वो फिनोमेना होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है। इट स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट है ओम। तो ओम को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। वायर के इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं थ्रू व्हीट स्टोन ब्रिज। इसके बारे में नीचे डिस्कस किया गया है। तो यानी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है बच्चों आर प्रोपोर्शनल टू द एल बाई ए। एल है उस वायर की लेंथ और ए है उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बोलने का मतलब यह है कि आर जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर? अब यहां पर एक और टर्म्स आता है रेजिस्टिविटी। तो बच्चों, अगर हम इस फॉर्मूला को ऐसे लिखे, R इक्वल टू ए के सिंबल है, इसको हम बोलते हैं रो एल बाई ए। तो यानी R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो ये जो रो है इट कॉल्ड रेजिस्टिविटी, या इसको हम कई बार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी यूनिट कैसे होगी बच्चों, तो यहां पर रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल। तो यहां पर जो आर की यूनिट है वो है ओम, और ए को हम बोलते हैं मीटर इंटू मीटर,
बाई लेंथ को हम बोलेंगे मीटर, तो मीटर से मीटर गया, तो यहां पर इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। तो बच्चों यहां पर जो रेजिस्टिविटी है इट इज कॉल्ड ओम मीटर एज ए यूनिट। क्लियर हो गया? तो ये जो मैं फॉर्मूले आपको बता रहा हूं ना, ये आपको याद रखने हैं। तो एक हमारे पास हो गया रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए एंड रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तीसरी टर्मिनोलॉजी आती है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, यानी कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जी इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई आर। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो जो कंडक्टेंस है उसकी यूनिट क्या होगी? ओम माइनस 1। तो यहां पर जो कंडक्टेंस है उसकी यूनिट हो जाएगी ओम माइनस 1। अब बच्चों जो कंडक्टेंस की एसआई यूनिट होती है ना, उसको हम एक नाम से जानते हैं साइमंस। तो इसको हम साइमंस से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी साइमंस इज इक्वल टू ओम माइनस 1। अब एक और चीज आती है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहां पर जो कंडक्टिविटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक लेटर होता है के, यानी स्मॉल के, और इसको हम बोलते हैं कप्पा। तो कप्पा इक्वल टू अपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या थी बच्चों? रो। तो कप्पा इक्वल टू 1 बाई रो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास रो इक्वल टू क्या था? आर ए बाई एल। तो यहां पर हो जाएगा इक्वल टू एल आर ए। तो यहां पर चार चीजें आपको समझनी है। एक रेजिस्टेंस आर इक्वल टू एल बाई ए, एक होता है रेजिस्टिविटी यानी 1 बाई यानी रो, दूसरा है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। कंडक्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है एक होता है जी यानी कंडक्टेंस, दूसरा होता है आर यानी रेजिस्टेंस, तीसरा होता है रो यानी रेजिस्टिविटी, और चौथा होता है के यानी कप्पा कंडक्टिविटी। तो बच्चों अब हमारे पास एक टेबल है जहां पर कुछ सिलेक्टेड मटेरियल हमने लिए हैं और उनकी कंडक्टिविटी को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर मेजर किया गया है। कंडक्शन के हिसाब से तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, एक होते हैं इंसुलेटर जिनकी कंडक्टिविटी सबसे कम होती है, और एक होते हैं सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है। तो ये हम लोग सॉलिड स्टेट में जिक्र कर चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट है उनकी कंडक्टिविटी को इस तरह से यहाँ पर शो किया गया है। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी काफी कम होती है और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच पाई जाती है। वहीं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे प्योर वाटर हो गया, HCl हो गया, KCl हो गया, तो इनकी कंडक्टिविटी को भी यहाँ पर शो किया गया है। तो बच्चों जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर HCl की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। वहीं अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं जैसे एसिटिक एसिड हो गया तो उसकी इलेक्ट्रिविटी काफी कम है। तो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो कंडक्टिविटी है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। अब देखो बच्चों, इस टेबल से हमें ये मालूम चलता है कि किसी भी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो खुद उस मटेरियल का नेचर क्या है, द नेचर ऑफ मटेरियल, एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तीन चीजें हैं जिन पर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। इन सारे मटेरियल को कंडक्शन के हिसाब से डिवाइड करो तो ये तीन तरह के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। तो जितने भी मेटल और उनके एलॉयज हैं दे आर वेरी लार्ज कंडक्टिविटी और इनको हम बोलेंगे कंडक्टर। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है तो इनको हमने नाम दिया इंसुलेटर, जैसे ग्लास हो गया, सिरेमिक हो गया, रबर हो गया, एटसेट्रा। लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल भी होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी काफी अच्छी होती है, जैसे ग्रेफाइट हो गया एंड कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर हो गया। तो इनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा होती है लेकिन कंडक्टर से कम होती है, बट दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टर। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है, इनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। अब इनके अलावा कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हमने नाम दिया सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी 0 होती है, यानी करंट के फ्लो को रोकने वाला कोई भी नहीं है, तो इनकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट कहलाती है। तो बच्चों ऐसे मटेरियल को हमने नाम दिया सुपर कंडक्टर।
अब देखिए बच्चों, जो सुपर कंडक्टिविटी है ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स हैं और उनके एलॉय है, वो सुपर कंडक्टिविटी तभी शो करेंगे जब टेम्परेचर काफी कम होता है, 0 से 15 डिग्री केल्विन। लेकिन नई रिसर्च में कई सारे ऐसे मटेरियल डेवलप किए गए हैं जिनकी सुपर कंडक्टिविटी हाई टेम्परेचर पर भी पॉसिबल है, और वो टेम्परेचर कितना होता है, 150 डिग्री केल्विन पर भी पॉसिबल है। तो ऐसे कौन से मटेरियल है, सिरेमिक मटेरियल्स और कुछ मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो इनकी सुपर कंडक्टिविटी हाई टेम्परेचर भी पॉसिबल है। चलिए, तो अब बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो जो मेटल की कंडक्टिविटी है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो नेचर ऑफ मेटल, कौन सा यूज कर रहे हैं, दूसरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, और तीसरा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ माइग्रेट करते हैं विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ मेटल। लेकिन बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसका कंपोजिशन चेंज होता है अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो अब बात करते हैं कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनमें जो कंडक्टिविटी होती है वो उनमें आयन की वजह से होती है। तो वो कंडक्टिविटी तभी शो करते हैं जब या तो वो मोल्टन स्टेट में होते हैं या अपने एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। तो यहां पर 5 ऐसे फैक्टर हैं जो किसी इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को चेंज करते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है टाइप्स ऑफ आयन प्रोड्यूस, देयर साइज एंड देयर सॉल्वेशन, तीसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड देयर विस्कोसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड लास्ट है टेम्परेचर। तो बच्चों, यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ता है, जबकि मेटल में ये अपोजिट था। तो जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था कि मेटल का कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होता है जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इसका कंपोजिशन चेंज होता है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं मेटेलिक कंडक्टेंस में और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। तो आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को किस तरह से मेजर किया जाता है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम आती है और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चों, अगर हमारे पास किसी मेटल का रेजिस्टेंस हमें मालूम करना हो तो हम लोग यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन अगर हमें व्हीटस्टोन ब्रिज से किसी आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मालूम करना हो तो दो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। पहली कि अगर हम उस आयनिक सॉल्यूशन में डीसी करंट प्रोवाइड करते हैं, पास करते हैं, तो उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, और दूसरी सॉल्यूशन को हम किसी ब्रिज से या मेटेलिक वायर से या सॉलिड कंडक्टर से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये दो प्रॉब्लम है। अब जो पहली प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है कि डीसी करंट की जगह में हम लोग एसी करंट का यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ पावर, तो कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। और सेकंड प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए बच्चों हम स्पेशली डिजाइन वेसल बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। तो नीचे दो डायग्राम दिए हैं, दोनों कंडक्टिविटी सेल के डायग्राम है। ये जो कंडक्टिविटी सेल है ये स्पेशली डिजाइन सेल वेसल होता है जिसमें कि अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा होता है जिसका रेजिस्टेंस हमें मालूम करना होता है। तो इन पर जो है प्लेटिनम वायर को एज ए इलेक्ट्रोड की फॉर्म में कनेक्ट किया जाता है। दीज आर प्लेटिनम वायर, और जो प्लेटिनम वायर है यहां पर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको हम ए मान लें। इन दो इलेक्ट्रोड के बीच जो लेंथ है उसको हम एल मान लेते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो जो ए है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इन इलेक्ट्रोड का, और एल दो इलेक्ट्रोड के बीच में लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है हम इस फॉर्मूले से मेजर कर सकते हैं जैसा मैंने ऊपर आपको बता दिया था। अब रेजिस्टेंस के अलावा एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो G इज ऑल्सो कॉल्ड L बाई ए। तो लेंथ और एरिया फिक्स है तो जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। लेकिन बच्चों, अगर हम लेंथ और एरिया को मेजर करने जाएं इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इट इज ए अनरिलायबल एंड अनकन्वीनियंट मेथड। एक ट्रू रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो हम किस तरह से सेल कांस्टेंट को मेजर करें,
तो चलिए अब हम सेल कांस्टेंट को किस तरह से मेजर करेंगे। तो बच्चों सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए हम रेजिस्टेंस को पहले मेजर करेंगे, और रेजिस्टेंस को डिटरमाइन कैसे करेंगे, वो सोल्यूशन लेंगे जिसकी कंडक्टिविटी हम पहले से ही मालूम हो, जिसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से ही मालूम हो। तो इस पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं केसीएल का सोल्यूशन। तो यहां पर हम केसीएल सोल्यूशन का यूज करते हैं। तो केसीएल सोल्यूशन की डिफरेंट कंसंट्रेशन की कंडक्टिविटी को पहले मालूम किया जाता है, उसके बाद उससे रेजिस्टेंस मालूम करेंगे और उससे आसानी से सेल कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। तो यहां पर हमारे पास है केसीएल सोल्यूशन एट डिफरेंट कंसंट्रेशन और उसकी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं आपको इंडिकेट करवाना चाहूंगा। देखिए बच्चों, यहां पर यह कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलरिटी। तो कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होती रही है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो साथ में कंडक्टिविटी भी कम होगी। कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी। लेकिन बच्चों मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन के कम होने से बढ़ती है। देखो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो कम कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों का इफेक्ट अपोजिट होता है कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पर। ये आपको समझना है, और ये आगे ऐसा क्यों होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बार हमें सॉल्यूशन का सेल कांस्टेंट मालूम चल गया, तो बच्चों इसका यूज हम फर्दर करेंगे टू मेजरिंग द रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ एनी अदर सॉल्यूशन। तो नॉन सॉल्यूशन का हमें रेजिस्टेंस मालूम चल गया, उसकी कंडक्टिविटी मालूम चल गई, उसका सेल कांस्टेंट मालूम चल गया। तो इस नॉन सॉल्यूशन की मदद से हम किसी अननोन सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सेटअप कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, R2, R1, R4 एंड R3। जिसका हमें रेजिस्टेंस मालूम करना होता है उसको हम R2 की जगह में रखते हैं, और R2 को जो है इस तरह से मेजर किया जाता है। तो R2 इक्वल टू R1 इंटू R4 बाई R3। तो R1, R4, R3 आपको मालूम होगा, आप आराम से अननोन रेजिस्टेंस R2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये काफी पुरानी टेक्निक है। नई टेक्निक में हमारे पास कई सारे कंडक्टिविटी मीटर है जो किसी भी अननोन सॉल्यूशन का कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस तुरंत मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक इक्वेशन है जो सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी के बीच रिलेशनशिप बता रही है, यानी कप्पा इक्वल टू जी बाई आर। तो इसमें से आप सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी मालूम कर सकते हो अगर आपको कोई दो वैल्यू मालूम है तो चलिए बच्चों नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। कोई एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 1 मोलर। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोलर सॉल्यूशन की जो भी कंडक्टिविटी आएगी इट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी में वॉल्यूम फिक्स होता है और वो कितना होता है बच्चों 1 मोलर। और जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो कंडक्टिविटी है या मोलर कंडक्टिविटी है वो कई चीजों पर डिपेंड करती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। इन पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी को एक सिंबल लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से लैम्डा। मोलर कंडक्टिविटी को कैसे कैलकुलेट करोगे, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल टू के बाई सी। के हमारे पास है कंडक्टिविटी, सी है उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। तो अब मुझे अगर मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट मालूम करनी है तो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होगी, तो जो कप्पा की यूनिट होती है वो है साइमंस मीटर -1, और जो कंसंट्रेशन की यूनिट है वो है मोल मीटर -3। तो यहाँ पर जो इसकी यूनिट आएगी वो आएगी साइमंस मीटर स्क्वायर पर मोल, यानी मोल -1। तो इस यूनिट को आपको ध्यान में रखना है, इट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू के इंटू 1000 बाई मोलरिटी, यानी लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000 बाई मोलरिटी। तो ये भी एक फॉर्मूला है, और ऊपर वाला फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू के बाई मोलरिटी। ये दो फॉर्मूले हैं। तो बच्चों दोनों फॉर्मूला को कब कब यूज करना है मैं आपको बता देता हूं। अगर यहाँ पर कंडक्टिविटी की वैल्यू मीटर में दे रखी हो, यानी साइमंस पर मीटर में दे रखी हो, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अगर कंडक्टिविटी की वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी हो तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर?
तो अब एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज दिस। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो पर सेंटीमीटर में दे रखा है, मतलब आपको 1000 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमें यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी मालूम करनी है। तो लैम्डा m इक्वल टू k इंटू 1000 बाई मोलरिटी। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू वो है 0.0248 इंटू 1000 बाई मोलरिटी कितनी दे रखी है बच्चों 0.20। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 124.0 साइमन्स सेंटीमीटर क्यूब मोल माइनस 1। तो ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी इस सॉल्यूशन की। अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर कंसंट्रेशन कम होती है तो कंडक्टिविटी भी कम होती है, लेकिन बच्चों कंसंट्रेशन कम होने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो बच्चों कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होती है जब कंसंट्रेशन कम होती है। ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इसका रीजन क्या है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो उस पर्टिकुलर पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन कम हो जाते हैं। तो अगर नंबर ऑफ आयन कम हो जाएंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल विल डिक्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। अब अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो मोलर कंडक्टिविटी होता है लैम्डा m इक्वल टू k इंटू वी, क्योंकि वहां पर जो है वॉल्यूम हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब k कंडक्टिविटी है, v वॉल्यूम है। तो जब कंसंट्रेशन कम होती है तो कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि आप डाइल्यूशन कर रहे हो। तो बच्चों दोनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं तो वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू कंडक्टिविटी के कम होने से। तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू कंडक्टिविटी। अल्टीमेट क्या होगा कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन कम होने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो अब एक और टर्म्स निकल के आता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा नॉट m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की जीरो कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो पहले बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl। तो जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालते हैं तो ये 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो नंबर ऑफ आयन अब नहीं बनने वाले। तो जब आप इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो इनके बीच गैप ज्यादा हो जाता है क्योंकि वहां पर वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो गैप बढ़ेगा तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम होगा और इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम होने से इनका माइग्रेशन बढ़ेगा। तो जब इनका माइग्रेशन बढ़ता है तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो बच्चों यहाँ पर एक ग्राफ है जो कि हमने मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच बनाया है। जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी और एक टाइम पर जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जब जीरो हो जाएगी तो हम उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन करता जाएगा उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। तो इस इक्वेशन से हम उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम कर सकते हैं एट जीरो कंसेंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस AC1 बाई मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इंटरसेप्ट है वो होता है बच्चों लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और जो स्लोप है वो होता है -A के बराबर। तो यहाँ पर जो A है इट इज ए कांस्टेंट व्हिच इज डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो इसी तरह से बच्चों हम कई सारे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम कर सकते हैं जैसे NaCl, CaCl2, MgSO4 एटसेट्रा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम एक लॉ की बात करते हैं जिसका नाम है कॉलर्स लॉ। तो बच्चों कॉलर्स लॉ ने ये बताया कि किन्हीं दो इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस किसी और आयन के लिए लगभग कांस्टेंट होता है। सपोज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl
और NaCl का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, KBr और NaBr के डिफरेंस के बराबर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लगभग कितना आ रहा है, 23.4 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो वो इन दोनों के लिए भी सेम होगा। क्लियर। तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस लगभग बराबर होता है। तो वो कितना आ रहा है, लगभग 1.8 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो बच्चों यहाँ पर जो कॉलर्स लॉ है वो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन की बात करता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उन दोनों के आयन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। तो NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, Na पॉजिटिव की मोलर कंडक्टिविटी और Cl माइनस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर कोई भी आयन हो या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो उसके लिए आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आराम से मालूम कर सकते हैं। क्लियर। तो देखो बच्चों, H आयन के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये रही, Na के लिए ये रही, K प्लस के लिए रही, Ca प्लस के लिए रही, Mg प्लस के लिए रही। तो अलग अलग आयन के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमने यहाँ पर टेबल के रूप में रखी है। तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम करते हैं। तो बच्चों जो ऊपर आपने ग्राफ देखा है, जब आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हैं, सपोज हमारे पास है एसिडिक एसिड, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसका डाइल्यूशन करते जाओगे डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। तो डाइल्यूशन करने से दो चीजें बढ़ी, एक तो नंबर ऑफ आयन बढ़े और दूसरा आयन के बीच में गैप बढ़ा, यानी उनका माइग्रेशन बढ़ा। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है एक कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ती है बल्कि स्टीपली बढ़ती है। और जब हम उसका डाइल्यूशन ज्यादा करते हैं तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी एक स्टीप ग्राफ देती है, यानी एट हायर डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी विल बी मैक्सिमम। तो हायर डाइल्यूशन मतलब जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं देगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मालूम नहीं कर सकते हैं। तो हमें देखते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंसंट्रेशन है वो जीरो हो जाती है और जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू होगी 1, अल्फा यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट। लेकिन इतनी लो कंसंट्रेशन पर जो आयन की कंडक्टिविटी होगी वो इतनी कम होगी कि हम उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉलर्स लॉ से पता करी जा सकती है बाय इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो बच्चों इस फॉर्मूले से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम कर सकते हैं। दिस इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इट इज गिवन बाय द अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आपको अल्फा मालूम हो और मोलर कंडक्टिविटी मालूम हो तो आराम से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम की जा सकती है। तो बच्चों इससे आप डिसोसिएशन कांस्टेंट भी मालूम कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिए बच्चों, तो जो हमारे पास कॉलर्स लॉ है उसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताता हूँ एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। सपोज हमारे पास ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट है और उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दे रखी है और हमें जो है HAAC यानी एसिडिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम करनी है। तो कैसे करोगे? तो CH3COOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COOH इक्वल टू इंडिविजुअल आयन की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। तो यहाँ पर होगा H प्लस एंड प्लस CH3COO माइनस, ऐसे होगा। अब हमें ये इक्वेशन लानी है इनकी मदद से। तो बच्चों जो NaCl है उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो होगी किसके बराबर? Na पॉजिटिव के बराबर और Cl के बराबर। ठीक है। इसी तरह अगर मैं HCl की बात करूं तो ये किसके बराबर होगी? H प्लस के बराबर और Cl माइनस के बराबर। और अगर मैं NaAC की बात करूं, NaAC यानी तो ये होगी Na प्लस एंड
लैम्डा CH3COO माइनस के। इसको मैं मान लेता है इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। ये 1, 2 और 3 इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को प्लस करेंगे। क्लियर? तो बच्चों देखो, तो यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है वो NaCl की इक्वेशन है, तो इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो है 126.4 और इसमें माइनस करना हमें किसको, इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 2 है HCl, तो ये हो जाएगा 425.9 और प्लस करना है दोबारा से इक्वेशन 3 को। तो इक्वेशन 3 है हमारे पास 91.0। तो ये इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी हमें मालूम है, तो इसकी वैल्यू आती है 390.5 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड। इतने मोलर एसिडिक एसिड की कंडक्टिविटी इतनी है और आपको मोलर कंडक्टिविटी मालूम करनी है और साथ में आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी मालूम करना है। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू K इंटू 1000 बाई मोलरिटी, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में कंडक्टिविटी दे रखी है। तो K क्या हमारे पास वो है 7.896 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 1000 बाई मोलरिटी कितनी है 0.00241। तो बच्चों ये निकल के आ जाता है 32.76 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, अब हमें मालूम करना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी है 32.76 और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है 390.5। तो बच्चों ये निकल के आ जाता है 8.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ये अल्फा हो गया। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हमें मालूम चली गई है, तो C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है 0.00241 इंटू अल्फा स्क्वायर कितना है 8.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा बाई 1 माइनस 8.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो बच्चों इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 1.86 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो ये हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, ये हमारा डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया और ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाने हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो डिवाइस होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ये गैल्वेनिक सेल का जस्ट उल्टा होता है। आपने ऊपर गैल्वेनिक सेल में पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है, इसमें उल्टा होता है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। तो बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और कई सारी मेटलर्जिक प्रोसेस में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। कई सारे एलिमेंट को प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है। तो अब मैं आपके सामने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाता हूं। देखिए यहां पर हम लोग एक बीकर लेंगे, यहां पर एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, एक वायर से कनेक्ट करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो ये छोटा और ये बड़ा। तो बच्चों यहाँ पर रहेगा प्लस और यहाँ पर रहेगा माइनस। तो ये जो प्लस वाला हिस्सा है इसको हम बोलेंगे एनोड और ये जो माइनस वाला हिस्सा है इसको हम बोलेंगे कैथोड। ठीक है बच्चों, और अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं आपको तो मैं यहाँ पर कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे वाला हूँ। ये भी कॉपर का इलेक्ट्रोड है और ये भी कॉपर का इलेक्ट्रोड है। क्लियर? और इस बीकर के अंदर कॉपर का ही एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा होता है और वो होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है बच्चों, अब जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो यहाँ पर जो एनोड है उस पर होता है ऑक्सीडेशन। तो बच्चों एनोड में क्या होगा कि जो कॉपर है वो ऑक्सीडाइज होगा कॉपर +2 आयन में।
तो यहां से इसके अंदर का जो कॉपर है वो सॉल्यूशन में आएगा एज ए +2 आयन। ठीक, तो एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो यहां पर ऐसी रिएक्शन होगी। अब कैथोड की बारी आती है, तो कैथोड में रिडक्शन होता है, तो जो सॉल्यूशन का Cu+2 आयन है वो कैथोड के अंदर डिपॉजिट होने लगेगा इस तरह से। तो कैथोड में होता है रिडक्शन और एनोड में होता है ऑक्सीडेशन। तो अब इसमें फिजिकल चेंजेस क्या हुआ, तो बच्चों जो एनोड है ना वो पतला होने लगता है क्योंकि वो डिसॉल्व हो रहा है, और जो कैथोड है वो मोटा होने लगता है क्योंकि उस पर डिपोजिशन हो रहा है कॉपर का। तो इस तरह से हम इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बना सकते हैं या प्योर कॉपर को प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम द इम्प्योर कॉपर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो समझ में बात आ गई। तो इस तरह से बच्चों हमारे पास जो इम्प्योर कॉपर होता है उसको हमने एनोड बनाना है और इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, और प्योर कॉपर को हमें कैथोड बनाना है। तो इस तरह से पूरा के पूरा इम्प्योर कॉपर प्योर कॉपर में डिपॉजिट होने लगता है। तो बच्चों इस तरह से हम इम्प्योर कॉपर को हाई प्योरिटी कॉपर में बदल सकते हैं। तो कॉपर के अलावा कई सारे ऐसे मेटल है जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इनको भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से प्योर फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि सोडियम और मैग्नीशियम मेटल को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है बाय देयर फ्यूज्ड क्लोराइड्स जैसे NaCl and MgCl2, और उसी तरह एल्युमिनियम को हम प्योर फॉर्म में प्राप्त करते हैं बाय क्रायोलाइट। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का एक और होता है जिसका फॉर्मूला है Na3Al(F6). तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से इम्प्योर मेटल प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का ये मतलब होता है कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी दें कि कितना मेटल कैथोड पर डिपॉजिट हो जाए। तो तीन चीजें हम कैलकुलेट करने वाले हैं, एक टाइम, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एंड लिबरेटेड। तो इन तीनों का जो मिला जुला इफेक्ट होता है इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चों फैराडे फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। द फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occur any electrode during electrolysis by the current is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte, चाहे उसके सॉल्यूशन में करो चाहे उसकी मॉल्टन फेज में करो। तो अगर मैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को Q से रिप्रेजेंट करूं तो ये किसके बराबर होता है बच्चों, W। W मतलब कितना एलिमेंट डिसॉल्व हुआ है या कितना लिबरेट हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते जाओगे उतना ही मेटल डिसॉल्व होगा या रिलीज्ड होगा। दूसरा, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है एटॉमिक मास ऑफ मेटल बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी को सेम रखा जाता है और डिफरेंट सब्सटेंस यूज किए जाते हैं, तो वो जो मेटल वहां पर डिसॉल्व हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। क्लियर। तो बच्चों यहां पर तीन चीजें आपको समझनी है, एक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा I मतलब करंट। तो कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ये इस फॉर्मूले से हम जान सकते हैं, Q इक्वल टू I इंटू टी। तो I मतलब करंट, T इक्वल टू टाइम है। तो बच्चों Q को हमें पता करना है कि Q कितना हो सकता है। तो बच्चों किसी भी प्रोसेस में रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसको हम इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है Ag और उस पर एक पॉजिटिव है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Ag+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है इज डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है देखो यहां पर 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, लेकिन बच्चों हम हमेशा मोल में कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका मतलब जो है अगर मुझे एक मोल Ag को प्राप्त करना है तो मुझे एक मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके।
तो यहां पर हम चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास 96487 कूलाम पर मोल, और इसको राउंड फिगर में लेते हैं 96500 कूलाम। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट आई है इसको हम बोलेंगे फैराडे। तो 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू 1 फैराडे। क्लियर? तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है वो मैंने आपको बता दी 96500 कूलाम पर मोल। तो अब जिस रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन का कंजप्शन हो रहा है मतलब वहां पर 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 फैराडे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 फैराडे। तो यहां पर देखिए Mg+2 से Mg सॉलिड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी 2 फैराडे, यहाँ पर कितनी होगी 3 फैराडे। क्लियर? और 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलाम पर मोल। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं। पहला है, इफ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए मेटालिक वायर फॉर 2 आवर, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपको दे रखा है टाइम t इक्वल टू 2 आवर, इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, 2 इंटू 60 इक्वल टू 7200 सेकेंड। अब आपको दे रखा है करंट की वैल्यू, तो I इक्वल टू होता है 0.5 एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम करेंगे कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, तो Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो यहां पर आ जाएगा 0.5 इंटू 7200, तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 3600 कूलाम। तो इतनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए जब 0.5 एम्पियर का करंट 2 घंटे तक किसी वायर में जा रहा है। तो अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, तो हम सब लोग जानते हैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है 1 फैराडे, यानी 96500 कूलाम। तो बच्चों हम यहां पर ऐसा कर सकते हैं कि 96500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3600 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 3600 बाई 96500। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकल आएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 2.246, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, है ना, देखो 2.246 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास मालूम चल गए कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द रिएक्शन, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी Q आपको मालूम करना है, इन कूलाम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O72-। तो यहां पर बच्चों आपको सिंपल ये मालूम करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो इसका मतलब 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो 6 इंटू 96500 कूलाम, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी 579,000 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी 6 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो ये कैटायन बनता है और एक एनायन बनता है। तो बच्चों जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ जाता है और एनायन हमेशा एनोड की तरफ जाता है, और अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड में जाने के बाद इनका ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। तो वहां पर कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्रोडक्ट कैथोड पर बनता है और एक प्रोडक्ट एनोड पर बनता है, तो वही हम यहां पर करने वाले हैं। तो यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो ये डिपेंड करेगा कि आप जो है किस मटेरियल का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, यानी नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज, यानी सॉल्यूशन कौन सा है,
सोल्यूशन कौन सा है और इलेक्ट्रोड कौन सा है, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों अगर आप कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं जैसे प्लेटिनम एंड गोल्ड, तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहां पर केवल इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप इनर्ट इलेक्ट्रॉन के बजाय कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हिस्सा लेगा, तब जाके हमें डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखने को मिलेंगे। तो इलेक्ट्रोड का नेचर और इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होने वाला है। तो यहां पर हम एग्जांपल लेने वाले हैं, अगर हम मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो जब हम मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें दो ही चीजें मिलती है, एक सोडियम मेटल मिलता है और एक Cl2 गैस मिलता है। तो जो मोल्टेन NaCl में NaCl है उसमें दो तरह के आयन होते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। ठीक, तो जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सोडियम प्लस और Cl माइनस बनता है। सोडियम प्लस कहां जाता है, कैथोड की तरफ जाता है और इसका रिडक्शन होता है तो सोडियम मेटल बनेगा। और एनोड में कौन जाएगा, Cl माइनस आयन एनोड की तरफ जाएगा तो वहां पर इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो ही चीजें मिलेंगी, सोडियम मेटल एट कैथोड एंड Cl2 गैस एट एनोड। दूसरा कंसेप्ट, अगर हम सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तब आपको प्रोडक्ट दूसरे देखने को मिलेंगे। तो यहां पर बच्चों NaOH मिलेगा, Cl2 मिलेगा और H2 गैस मिलेगा अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl हो तो जब आप NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है, तो एक तो आपको Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा और दूसरा इसमें वाटर भी है, तो वाटर में आपको H प्लस एंड OH माइनस देखने को मिलेगा। तो अब एक आयन की बजाय आपके पास दो आयन है, दो नेगेटिव एंड दो पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव है वो चले जाएंगे एनोड की तरफ और जो पॉजिटिव है वो चले जाएंगे कैथोड की तरफ। ठीक है, तो कैथोड में होने वाला है रिडक्शन और एनोड में होने वाला है ऑक्सीडेशन। कैथोड की बात करूं तो यहां पर दो आयन है, एक है सोडियम आयन और एक है H प्लस आयन। तो कौन जल्दी रिड्यूस होगा ये डिपेंड करेगा कि उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। तो बच्चों जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। तो यहां पर हाइड्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा एज कंपेयर टू Na प्लस। तो Na प्लस सोल्यूशन में रहने वाला है और हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलने वाली है और Na प्लस रिमेन एज ए कैटायन इन सोल्यूशन। अब बच्चों यहां पर क्या होता है, आपके पास दो आयन है, एक तो Cl माइनस आयन है जो कि Cl बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और दूसरा आपके पास OH माइनस आयन है जो कि OH बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और OH आयन जो है इस तरह से H2O आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो OH आयन H2O बनाएगा और लास्ट में ये H2O जो है O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसको जल्दी रिड्यूस हो जाना चाहिए एज कंपेयर टू Cl माइनस। लेकिन बच्चों होता क्या है कि O2 प्रोड्यूस करने के लिए इसको एक्स्ट्रा पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, तो वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल जो है ऊपर वाली वैल्यू से ज्यादा हो जाता है। इसी एक्स्ट्रा पोटेंशियल की वजह से H2O O2 नहीं बना पाएगा, इसीलिए जो है Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा एट एनोड। तो बच्चों यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा Cl2 गैस। तो ऊपर हमने डिस्कस किया था कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आपको मिलता है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा मिलता है Cl2 गैस और तीसरा मिलता है H2 गैस। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है हमने यहां पर लिखी है NaCl। तो कैथोड पर बच्चों क्या मिला, H2 गैस, एनोड पर क्या मिला, Cl2 गैस। अब इसी तरह जो है हम एक और इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम बोलते हैं H2SO4 उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों यहां पर जो है दो चीजें देखने को मिलती है जब हम H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। H2SO4 जो है एक H प्लस एंड SO4 माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और इसका अगर हम एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन में भी H प्लस मिलेगा और OH माइनस मिलेगा। ठीक, ये दोनों जो है कैथोड की तरफ जाएंगे और रिडक्शन करके H2 गैस बना देंगे।
तो दोनों केस में आपको H2 गैस देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड में दो आयन है, SO4 माइनस माइनस एंड OH माइनस माइनस। OH माइनस आयन और SO4 माइनस आयन जो है एनोड की तरफ जाएंगे। क्लियर। अब एनोड पर कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा ये इनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का तो जो रिएक्शन 1 है वो प्रेफर होगी, यानी उसका प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट कौन सा होगा? O2 गैस बनेगी। लेकिन अगर हायर कंसंट्रेशन लेते हैं तो बच्चों सेकंड रिएक्शन विल गो टू प्रेफर। तो यहां पर आपको जो है इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो कंसंट्रेशन के चेंज होने से एनोड पर अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जहां पर आपको कुछ इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं और इनके प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को आपको पता करना है। तो पहला हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर भी है और AgNO3 है। तो एक तो आपके पास है AgNO3, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको मिलेगा Ag प्लस एंड NO3 माइनस, और साथ में वाटर भी है। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो मिलेगा H प्लस एंड OH माइनस। ठीक। अब ये दोनों पॉजिटिव वाले आयन कहां जाएंगे? कैथोड की तरफ जाएंगे, कैथोड। ठीक। तो आप H प्लस और Ag प्लस को कंपेयर करो बच्चों, तो H प्लस तो 0 होता है, लेकिन Ag प्लस जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करता है। तो Ag प्लस का रिडक्शन जल्दी होगा एज कंपेयर टू H प्लस आयन। तो Ag सॉलिड बना लेगा, तो कैथोड पर Ag सॉलिड डिपॉजिट होने लगेगा। दूसरी बात है एनोड की। तो एनोड पर दो आयन होंगे, NO3 माइनस और OH माइनस। तो जो एनोड है ना बच्चों वो सिल्वर का बना हुआ है। तो जो NO3 है वो सिल्वर को अटैक करेगा और सिल्वर से सिल्वर आयन में कन्वर्ट करेगा, यानी सिल्वर को सिल्वर आयन में कन्वर्ट करेगा। तो जो एनोड है वो धीरे धीरे पतला होने लगेगा। तो एनोड पतला होने लगेगा और कैथोड मोटा होने लगेगा। तो कैथोड पर जो है Ag डिपॉजिट होने लगेंगे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। तो यहां पर AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन इस समय प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो बच्चों कैथोड पर रिएक्शन सेम होगी, कैथोड पर Ag का डिपॉजिट होने लगेगा, लेकिन इस समय एनोड प्लेटिनम का बना हुआ है। तो एनोड पर NO3 अटैक नहीं कर पाएगा। तो जब एनोड पर NO3 अटैक नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन कुछ दूसरे तरीके से होगी। देखो एनोड की बात कर रहा हूं मैं, एट एनोड। तो एनोड पर दो आयन है, NO3 माइनस एंड OH माइनस। तो यहां पर जो है OH माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो OH माइनस आराम से जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके OH में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बाद में जाके H2 बना के O2 प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर आपको एनोड में O2 प्रोड्यूस होते हुए दिखेगी। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो CuCl2 तो यहां मिलेगा आपको Cu2 प्लस एंड 2Cl माइनस, है ना। और दूसरा हमारे पास है वाटर, तो यहां मिलेगा आपको H प्लस एंड OH माइनस। तो बच्चों यहां पर ये दोनों जाएंगे कैथोड की तरफ। तो कैथोड में क्या होगा? Cu का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है एज कंपेयर टू H। तो Cu जो है Cu सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो कैथोड पर आपको Cu डिपॉजिट होता हुआ देखने को मिलेगा। और बच्चों एनोड पर हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया था, दो आयन है, एक Cl माइनस है और एक OH माइनस है। OH माइनस जो है वाटर बनाएगा, वाटर जो है O2 प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ओवर पोटेंशियल है, पोटेंशियल ज्यादा चाहिए, इसीलिए जो है Cl आराम से जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cl2 गैस में। तो एनोड पर Cl2 गैस मिलेगी और कैथोड पर जो है Cu डिपॉजिट होता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर। अब फोर्थ वाला आओ। तो फोर्थ वाले में क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी यहां पर होने वाला है H2SO4, तो ये बनेगा आपका H प्लस एन SO4 माइनस माइनस, और साथ में है वाटर, तो यहां आएगा H प्लस एंड SOH माइनस, OH माइनस। ठीक। तो ये दोनों जो है कैथोड की तरफ जाएंगे और क्या बनाएंगे बच्चों? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। और जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है
तो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है तो बच्चों आपको O2 गैस मिलेगी। देखो अगर डाइल्यूट सोल्यूशन आपको देखने को मिलता है तो आपको O2 गैस देखने को मिलेगी, और कंसंट्रेटेड होता है तो H2OH 2- होगा। तो ऊपर क्या है बच्चों, डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन में ये जो OH है ना, वाटर बना लेगा और वाटर जो है O2 गैस प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा एनोड पर। तो चलिए बच्चों लास्ट सेक्शन हम डिस्कस करते हैं बैटरीज। बैटरीज यानी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जो किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को रन करने के काम आते हैं। इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके उस पर्टिकुलर डिवाइस को चलाने के काम आती है। तो बैटरी का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा सेल आपस में कनेक्टेड है जिनका काम होता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक, और ऊपर आपने गैल्वेनिक सेल तो पढ़ ही लिया होगा। तो दो टाइप की बैटरीज होती है, एक होती है प्राइमरी बैटरीज और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरीज। तो बच्चों प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज होती है जो यूज एंड थ्रो होती है, यानी इन पर जो रिएक्शन होती है वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, यानी इन सेल का हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो ये दो तरह की होती है, एक होती है ड्राई सेल जिसको हम बोलते हैं लेक लेंचे सेल। लेक लेंचे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो बच्चों इसमें होता क्या, देखो मैं आपको बता देता हूं। तो एक तो एनोड होता है और एक कैथोड होता है और बीच में कुछ पेस्ट भरा होता है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो जो ड्राई सेल है उसमें जो कैथोड होता है वो कार्बन का बना होता है। कैथोड इज मेड अप ऑफ कार्बन और एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक। मोस्ट ऑफ केस में एनोड जिंक का ही बना होता है। अब जो कैथोड है ना उसके चारों तरफ इन्होंने कुछ पेस्ट भरा होता है। तो कैथोड के चारों तरफ जो है ये देखो मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन का पेस्ट भरा होता है। किसका पेस्ट भरा होता है बच्चों, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 कार्बन, इसका पेस्ट भरा होता है कैथोड के चारों तरफ। और कैथोड और एनोड यानी ये जो बीच वाला स्पेस है इसमें भी इन्होंने एक और पेस्ट भरा होता है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। ठीक है, तो दो तरह के यहाँ पर पेस्ट बने हैं, एक एनोड और कैथोड के बीच में अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, और एक केवल कैथोड को सराउंड करते हुए पेस्ट होता है, वो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। अब एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक जो है जिंक प्लस में कन्वर्ट होगा। यहां पर मैग्नीज का रिडक्शन होता है तो यहां पर मैग्नीज +4 से +3 स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। और जो यहां पर जिंक है वो अमोनिया के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो बस इसी तरह इसका आपको ये कंस्ट्रक्शन याद रखना है। तो बच्चों ये जो सेल है इसका जो पोटेंशियल होता है 1.5 वोल्ट होता है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है मरकरी सेल। मरकरी सेल जो है एक बटन के आकार का सेल होता है जिसका यूज मोस्टली हियरिंग एड्स और वॉचेस में किया जाता है। आपने कई बार छोटा सा सेल देखा होगा जो लेजर लाइट में भी यूज होता है, वही एक तरह का मरकरी सेल है। तो जो एनोड है वो जिंक अमलगम यानी जिंक मरकरी का बना होता है और कैथोड है वो कार्बन और HgO का एक पेस्ट होता है, उसी को हम कैथोड बोलते हैं। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ KOH एंड ZnO। तो बच्चों एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है एज ए पेस्ट, तो वो KOH एंड ZnO होता है। अब एनोड पर जो है ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक अमलगम जो है जिंक ऑक्साइड बनाता है और HgO का रिडक्शन होता है तो वो Hg लिक्विड बना लेता है। तो ओवरऑल रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं, जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड और Hg ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू Hg। जिंक का ऑक्सीडेशन, Hg का रिडक्शन। यहां पर जो ये सेल है इसका जो पोटेंशियल होता है वो काफी कम होता है 1.35 वोल्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी इज ऑल्सो कॉल्ड रिचार्जेबल बैटरी। जब इनका एक बार पोटेंशियल खत्म हो जाता है तो दोबारा से हम इनको रिचार्ज करके इनके पोटेंशियल को दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो यहां पर बच्चों दो तरह की रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन पॉसिबल है। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट बैटरी आती है, एक होती है लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरी होती है निकल कैडमियम बैटरी। तो जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसका यूज जो है ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में किया जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है। तो बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। तो यहां पर जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसमें एनोड लेड का बना होता है। एनोड किसका बना होता है, लेड का बना होता है। लेड की जो है रॉड होती है जो एनोड का काम करती है और यहां पर
जो कैथोड है वो लेड के साथ लेड ऑक्साइड मिक्स होता है, तो लेड ऑक्साइड एज ए कैथोड काम करता है और ओनली लेड एज ए एनोड का काम करता है। और एनोड और कैथोड के बीच में H2SO4 का 38% सोल्यूशन इन्होंने भरा होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? तो अब यहां पर जो रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है, देखो बच्चों। तो एनोड में क्या होता है, लेड का ऑक्सीडेशन होता है लेड सल्फेट में, और कैथोड पर जो लेड ऑक्साइड होता है लेड सल्फेट बनाता है। तो दोनों केस में लेड सल्फेट का फॉर्मेशन होता है एनोड एज वेल एज कैथोड पर। तो जब हम बैटरी का यूज करते हैं तो लेड सल्फेट में यूज होता है, और जब आप इसको रिचार्ज करते हो तो जो लेड सल्फेट है वो दोबारा से लेड एंड लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन पॉसिबल है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये लेड स्टोरेज बैटरी का डायग्राम आपको देखने को मिले। तो नेक्स्ट हमारे पास है निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल लेड स्टोरेज सेल से काफी बेटर सेल होता है, क्योंकि इसकी लाइफ काफी लॉन्गर होती है, लेकिन ये काफी एक्सपेंसिव होता है। तो यहां पर जो कैडमियम है एज ए एनोड की तरह काम करेगा, और निकल ऑक्साइड KOH सोल्यूशन में एज ए कैथोड की तरह काम करता है। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो कैडमियम का ऑक्सीडेशन होगा कैडमियम ऑक्साइड में, और निकल हाइड्रोक्साइड इस तरह से रिड्यूस होगा। नेक्स्ट सेल है फ्यूल सेल। तो बच्चों फ्यूल सेल वो सेल होता है जो कि कुछ फ्यूल को एज ए एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय द कंबशन रिएक्शन। तो ये जो है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कई सारे फ्यूल को कंबशन करके उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। तो यहां पर जो फ्यूल यूज होते हैं वो है हाइड्रोजन, मीथेन एंड मेथेनॉल। इन 3 फ्यूल का यूज किया जाता है कंबशन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में। तो बच्चों ये हमारे पास एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, जहां पर एक तरफ से हाइड्रोजन एक तरफ से ऑक्सीजन आ रही है। तो यहां पर जो है ये जो कैथोड और एनोड है वो दोनों कार्बन के बने होते हैं, और बीच में इन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, तो कैथोड और एनोड किसके बने होते हैं, कार्बन के। फ्यूल कौन से, H2 एंड O2, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक, जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो बच्चों क्या मिलता है, हमें वाटर मिलता है, और साथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसी को हम बोलते हैं फ्यूल सेल। तो जो फ्यूल सेल है वो सबसे पहले अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज हुआ था। तो बच्चों यहां पर जो फ्यूल सेल है वो वाटर प्रोड्यूस करता है, इसीलिए जो है एस्ट्रोनॉट्स को वाटर की सप्लाई भी इससे आराम से हो सकती है। तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज किया जाता है एज ए फ्यूल, और कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं, और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। तो यहां पर रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कुछ कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, जैसे प्लेटिनम एंड पैलेडियम मेटल आर यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो अगर मैं यहां पर रिएक्शन की बात करूं तो कैथोड और एनोड में OH माइनस आयन प्रोड्यूस होंगे, और एनोड में जो है वाटर निकलेगा। तो दोनों केस में वाटर देखने को मिलता है, इसीलिए ये जो सेल है वो पॉल्यूशन फ्री होता है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन लगाते हैं सेल से रिलेटेड। सजेस्ट 2 मटेरियल अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन यूज्ड एज ए फ्यूल इन फ्यूल सेल। तो एक तो बच्चों मेथेनॉल है, तो एक है यहां पर मेथेनॉल और दूसरा है मेथेन। 2 और फ्यूल का यूज किया जाता है हाइड्रोजन के अलावा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग सेल प्राइमरी सेल आर। तो प्राइमरी सेल बच्चों 2 होते हैं, एक लेकलैंचे सेल और दूसरा होता है मरकरी सेल। तो मरकरी सेल और लेकलैंचे सेल यानी तीसरा एंड चौथा। तीसरा और चौथा कोई ऑप्शन में है नहीं, मुझे लगता है ये वाला होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत हो गया, तो यहां पर तीसरा कर लीजिए, तीसरा एंड चौथा will be the correct answer. नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन लेकलैंचे सेल। तो लेकलैंचे सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड पेस्ट का यूज किया जाता है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों लास्ट टॉपिक हमारे पास है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। कोरोजन एक स्लो प्रोसेस है जिसमें मेटल के ऊपर
कुछ मेटल के ऑक्साइड्स और साल्ट का डिपोजिशन होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ ए कोट। एक लेयर के फॉर्म में मेटल ऑक्साइड और सॉल्ट डिपॉजिट होने लगता है। जनरली कुछ मेटल है जिन पर कोरोजन ज्यादा देखा जाता है, जैसे आयरन या रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज। तो आयरन, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज पर इस तरह का इंडिकेशन कोरोजन कहलाता है। मोस्टली हम यहाँ पर आयरन की बात करेंगे। आयरन से कई सारी चीजें बनाई जाती है, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, राजेज हो गया, शिप्स हो गया। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट आयरन से मिलकर बने होते हैं। अगर आयरन पर रस्टिंग हो जाए तो इन ऑब्जेक्ट को डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। मोस्टली कोरोजन में होता क्या है, तो कोरोजन में जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन होता है और मेटल के ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटल के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। कोरोजन किस वजह से होता है? जनरली कोरोजन दो चीजों की वजह से होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। तो अब हम बात करते हैं कि कोरोजन में एक्चुअल में होता क्या है। तो बच्चों एक डायग्राम आपके सामने है जहां पर आयरन का रस्टिंग दिखाया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक स्पॉट क्रिएट होता है जहां पर आयरन ऑक्सीडेशन करता है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो ये जो स्पॉट है जहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये स्पॉट एक एनोड की तरह काम करता है। क्लियर? अब जब इस स्पॉट से आयरन का ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी जगह जाकर एक नया स्पॉट क्रिएट करते हैं और उस स्पॉट में वो ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+। अब आप बोलोगे कि ये H+ कहां से आया? तो बच्चों H+ एसिड से आता है और जनरली यहां पर जो एसिड यूज होता है वो है H2CO3। H2CO3 इज ए बाइकार्बोनिक एसिड व्हिच इज फॉर्म्ड by the combination of CO2 and moisture present in the atmosphere। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ही H2CO3 का फॉर्मेशन होता है और इस H+ आयन की प्रेजेंस में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को रिड्यूस करके वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जहां पर रिडक्शन हो रहा है वहां पर एक कैथोड की तरह वहां पर कैथोड क्रिएट होता है। तो बच्चों कुछ मैं आपको बताता हूं। एनोड में आयरन का ऑक्सीडेशन होता है और आयरन जो है फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है और कैथोड में ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आयरन के ऑक्सीडेशन के बाद फेरस आयन बनता है जो कि आगे जाकर दोबारा से ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी फेरस आयन कन्वर्ट इनटू फेरिक आयन। और बच्चों ये जो फेरिक आयन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है। तो यहां पर लास्ट में क्या बनता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग। तो इसकी वजह से धीरे धीरे मेटल डिग्रेड होने लगता है, यानी पूरा के पूरा आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होके खत्म होने लगता है। तो इस प्रोसेस में लगातार H+ आयन बनते हैं और वाटर का फॉर्मेशन लगातार होता रहता है। तो जब H+ आयन बनते रहेंगे तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की मदद से रिड्यूस करते रहेंगे। तो यहाँ पर ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है जिसमें आयरन पहले फेरस में, उसके बाद फेरिक में और उसके बाद हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे इस तरह से आयरन का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। तो आगे बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अगर आपको मेटल की सरफेस को ऑक्सीजन और वाटर से बचाना है तो मेटल की सरफेस पर आप एक कोटिंग कर दो। तो ये कोटिंग पेंट की भी हो सकती है और कुछ अदर केमिकल भी हो सकते हैं जैसे बिस्फिनॉल। तो बच्चों यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है एटमॉस्फेयर और मेटल के बीच में, तो फर्दर मेटल का कोरोजन नहीं हो पाता है। दूसरा तरीका है, अगर मेटल पर जैसे आयरन पर किसी और मेटल की लेयर चढ़ा दी जाती है तो वो जो लेयर है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है, खुद डिग्रेड हो जाती है, लेकिन मेटल को प्रिवेंट कर देती है। तो कुछ ऐसे मेटल है जैसे टिन हो गया, जिंक हो गया, जो कि मेटल की सरफेस के ऊपर एज ए लेयर फॉर्म में लगाए जा सकते हैं। तो बच्चों ये दो तरीके हैं मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट करने के। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन बाय जिंक कोटिंग इज कॉल्ड।
तो इस प्रोसेस को एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसका नाम है गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक की कोटिंग जब आयरन के ऊपर होती है तो वो खुद डिग्रेड होके आयरन को रस्टिंग से बचाता है। तो ये हो गया चैप्टर फिनिश, और इस चैप्टर का जो पीडीएफ है वो आपको chemistrypage.in वेबसाइट पे मिल जाएगा, एकदम फ्री है। तो रिवीजन करने के लिए आप इस पीडीएफ को chemistrypage.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैंने इसमें समझाया है, तो एक बार आप इसको पढ़ लोगे तो आपको पूरा एनसीईआरटी पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर बच्चों आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट की तैयारी के लिए हमने एक केमिस्ट्री पेज मोबाइल ऐप बनाया है, जिसकी 300 रुपए कीमत हमने रखी है। इस 300 रुपए में आपको काफी सारी चीजें मिलने वाली है, जैसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वहां पर होंगे, ऑनलाइन डीपीपीज होगी, कंबाइंड टेस्ट सीरीज वहां पर दिए जाएंगे, डीपीपी को डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीवाईक्यू भी वहां पर अवेलेबल है, हैंड रिटन नोट्स और प्रिंटेड नोट्स भी आपको 300 रुपए में मिल जाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको सारे इंटेक्स क्वेश्चन लगाने हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने हैं, और जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है वो एक बार प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।